हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी डायलॉग्स में। आज के सेशन में हम 8 MCQs को डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चंस उन टॉपिक्स पर बनाए गए हैं जिनकी एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। तो ये सेशन बहुत इंटरेक्टिव रहने वाला है क्योंकि यहाँ पर हम बहुत कुछ नया सीखेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच कंट्रीज़ ज्वाइन द ब्रिक्स रिसेंटली? कि हाल ही में कौन से देश ने ब्रिक्स के नए सदस्य बने हैं, कौन कौन से देश बने हैं। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इजिप्ट, इथियोपिया, यूएई, ईरान, सऊदी अरेबिया। और सेकंड है इजिप्ट, जर्मनी, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया। इजिप्ट, इथियोपिया, यूएई, ईरान, सऊदी अरेबिया। इजिप्ट, इथियोपिया, यूएसए, ईरान, सऊदी अरेबिया। तो इसका सही आंसर है ये इजिप्ट, इथियोपिया, यूएई, ईरान, सऊदी अरेबिया। ठीक है, अब देखो ये ब्रिक्स है क्या। पहली बात तो ये है कि ये ब्रिक्स एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब गवर्नमेंट्स यहाँ पर आई हैं अलग अलग देशों की। कौन कौन सी, इसके नाम से हम, इसकी फॉर्म से हम देख सकते हैं। इसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका है। ये बनी कब थी? ये बनी थी 2009 में। जब ये बनी थी 2009 में तब ये ब्रिक्स नहीं थी, तब ये सिर्फ ब्रिक थी। ठीक है, 2010 में आके साउथ अफ्रीका इसमें ऐड हो गया और ये क्या बन गया? ये ब्रिक्स बन गया। ठीक है, अच्छा अब ये जो सेशन हुआ था पिछले साल जो हुआ था ना, ये हुई थी 15वीं समिट हुई थी। कौन से नंबर की? 15वीं समिट की। इसमें ये घोषणा करी गई थी कि ये जो इजिप्ट, इथियोपिया, यूएई, ईरान, सऊदी अरेबिया और एक और था, वो था अर्जेंटीना, ये देश अब ब्रिक्स को ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, कौन से उसमें हुआ था? ये 15वीं। और 15वीं कहाँ पर हुई थी? ये हुई थी साउथ अफ्रीका, जोहान्सबर्ग में हुई थी। अच्छा, अब अगले बारी कहाँ होने वाली है? अगले बारी होने वाली है रशिया इसको होस्ट करेगा। लेकिन इसमें बोला गया था कि 1 जनवरी 2024 को ये जो 6 मेंबर हैं ये आके ज्वाइन कर लेंगे। बट हुआ क्या कि एंड में अर्जेंटीना ने मेंबर बनने से मना कर दिया। तो अभी सिर्फ 5 मेंबर ही बनेंगे, 6 मेंबर नहीं बनेंगे। ठीक है, 6 नहीं है, 5 मेंबर हैं क्योंकि अर्जेंटीना ने ज्वाइन नहीं करा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कॉपी में नोट कर लेना। ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ऑफ इंडिया एंड यूएई। इंडिया और यूएई इन दोनों का संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन कहाँ पर हुआ? राजस्थान, गुजरात, मेघालय, मुंबई। इसका सही आंसर है राजस्थान। चलिए, अभी ये हो रहा है, ये 2 जनवरी से 15 जनवरी तक इनकी प्रैक्टिस होती रहेगी। ठीक है, कहाँ पे हो रही है? राजस्थान में। अब देखो इसको याद करने का एक ईजी तरीका, मतलब इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे डेजर्ट है और डेजर्ट राजस्थान में भी है, थार डेजर्ट। तो ये ईजी तरीका कि मतलब ये एक तरीका कि हम इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, राजस्थान में ही डेजर्ट है तो ये राजस्थान में हो रही है। अच्छा, अब यहाँ पर इनका उद्देश्य क्या होता है? इनका उद्देश्य ये होता है कि इंडिया और यूएई इन दोनों की ही मिलिट्री एक्सरसाइज करेंगी। इन दोनों से ही एक दूसरे से ये लर्न करेंगे टेक्निक्स, उन टेक्निक्स को शेयर करेंगे। ठीक है, और ऐसे करते हुए क्या होगा कि डिफेंस टाइज जो है ना, दोनों देशों की जो डिफेंस टाइज हैं वो मजबूत हो जाएंगी। और जिस रीजन के लिए ये लोग कर रहे हैं उस रीजन में रीजनल पीस और सिक्योरिटी आएगी, मतलब शांति और सुरक्षा आएगी। ठीक है, तो ये हो गया डेजर्ट साइक्लोन जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। ये क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे कि हैंड इन हैंड हो गया, किरण हो गया, ऐसे कई सारे देशों के साथ हमारी इंडिया की होती है। तो उनमें से एक है, ये नई है, तो ये फिलहाल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो आगे चलते हैं। अब है ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन, रिसेंटली सीन इन न्यूज़, इनिशिएटेड बाय। ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन किस देश ने शुरू करा है? ये कौन सा ऑपरेशन है? प्रॉस्पेरिटी गार्जियन। तो इजराइल, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इंडिया, चाइना। सही आंसर है इसका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब देखो ये है क्या? ये जो है ये एक इंटरनेशनल मैरीटाइम
सिक्योरिटी फोर्स है, इंटरनेशनल मैरीटाइम। अब देखो इस नाम से पता चल रहा है मैरीटाइम का मतलब क्या है कि समुद्र, पानी, इनकी बात हो रही है और उसमें सिक्योरिटी फोर्स की बात हो रही है, उसमें सुरक्षा की बात हो रही है। अच्छा, अब ये मुद्दा आया कहाँ से? देखो जैसे कि डायग्राम से समझ लेते हैं हम इसको। तो अब ये देखो, एक मिनट रुकिए, ये है, ये अफ्रीका है, ठीक है। अब यहाँ पर है यमन और ये है ओमन, और यहाँ पे ये जो रीजन है ये है रेड सी, मतलब कि लाल सागर, ठीक है। अब इधर की तरफ है इजराइल, है ना, इजराइल और हमास, इन दोनों के बीच में युद्ध हो रहा है। सबको पता है कि इन दोनों के बीच में वॉर हो रहा है। तो अभी क्या हुआ कि यमन के हाउती रिबेल का मतलब है कि वहाँ के हाउती आतंकी हैं जिनको कि ईरान सपोर्ट करता है। कौन करता है? ईरान सपोर्ट करता है। अब क्योंकि इन दोनों के बीच का जो युद्ध है वो रुक नहीं रहा, वो कॉन्टिन्यूसली चले जा रहा है। तो ये जो हाउती रिबेल है ना, ये इजराइल को सबक सिखाने के लिए इन्होंने क्या करा है कि यहाँ पर जितने भी व्यापार होता है, ट्रेड होता है, शिप्स जाते हैं, उनकी आवाजाही को रोका है। उन शिप्स पर इन्होंने अटैक करना शुरू कर दिए हैं, ठीक है। अब इसका असर इंडिया पर भी पड़ रहा है क्योंकि इंडिया के शिप्स भी यहाँ से आते हैं, ठीक है। तो इसी को रोकने के लिए, इसी चीज़ से छुटकारा पाने के लिए यूएसए ने क्या करा है? ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन शुरू करा है। ये अमेरिका ने रेड सी में जहाज़ों की सुरक्षा देने के लिए एक मल्टीलैटरल टास्क फोर्स बनाने का ऐलान करा है, ठीक है। यहाँ पर इन लोगों ने उस रास्ते को कैप्चर कर लिया और वहाँ पर शिप्स वगैरह को ये लोग अटैक कर रहे हैं। तो ये है ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन। इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी भी न्यूज़ में है ये। चलो आगे चलते हैं। अब है अग्नि पहल। अग्नि पहल रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है ये अग्नि पहल? स्पेस, आयुर्वेदा, इलेक्ट्रिक व्हीकल या विंटर पॉल्यूशन, सर्दियों का प्रदूषण, किससे है ये? तो इसका सही आंसर है आयुर्वेदा। अब देखो इस अग्नि नाम से किसी को भी देखकर ऐसा लगेगा कि या तो ये कोई सैटेलाइट है, टैंक है, मिसाइल है, ठीक है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर अग्नि पहल नाम जो है वो आयुर्वेदा से रिलेटेड है। अब सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म है आयुर्वेदा ज्ञान, आयुर्वेदा ज्ञान न्याय नैपुण्य, ठीक है, नैपुण्य इनिशिएटिव, ये इसकी फुल फॉर्म है। अब ये शुरू किसने करा है? ये शुरू करा है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने, आयुष मंत्रालय ने ये शुरू करा है। इसमें होगा क्या? देखो इसमें जो आयुर्वेदा के जो प्रैक्टिशनर्स हैं, फिजिशियंस हैं, डॉक्टर्स हैं, है ना, तो अगर वो कोई नई रिसर्च वगैरह करते हैं, कोई नया एक्सपेरिमेंट करके कुछ भी नया सीखते हैं, नया इनोवेशन करते हैं, तो उनकी इनोवेशन को आगे बढ़ाने के लिए ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। क्योंकि अभी तक क्या होता था कि आयुर्वेदा पर इतना ध्यान नहीं दिया गया था, सिर्फ एलोपैथी वाले जो हैं उन्हीं के लिए, रिसर्च के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स थे, इनके लिए नहीं था, ठीक है। तो अब ये वाले डॉक्टर्स जो हैं, आयुर्वेदा के डॉक्टर्स जो हैं, वो कोई भी इनोवेशन करेंगे, रिसर्च करेंगे, तो इसके लिए एक नया प्लेटफॉर्म ये तैयार किया गया है। चलो अब है अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट सी ब्रिज। यहाँ सी ब्रिज की बात हो रही है, मतलब समुद्री पुल। भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल कौन सा है? पंबन ब्रिज, गांधी सेतु, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, या फिर कौन सा है? तो इसका आंसर है मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, ठीक है, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक। ये जो ब्रिज है ये 21.8 किलोमीटर लंबा है। इंडिया का सबसे बड़ा सी ब्रिज है ये, समुद्री पुल है ये, ठीक है। ये किस किस को कनेक्ट करेगा? ये करेगा मुंबई और नवी मुंबई। यहाँ है मुंबई और ये है नवी मुंबई, इन दोनों को कनेक्ट करेगा। अब कनेक्ट करने से क्या होगा? पहली बात तो इन दोनों की जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो कम हो जाएगा। डिस्टेंस कम होगा तो क्या होगा? तो टाइम जो है वो भी कम हो जाएगा, है ना, कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी, ठीक। अब ये जो ब्रिज है ये अभी 12 जनवरी को इनॉग्रेट होने वाला है आम जनता के लिए, ठीक है, आम जनता के लिए 12 जनवरी को ये खोल दिया जाएगा। तो इसका सही आंसर हो गया ये। अब है गांधी सेतु ब्रिज, हाँ, और इसकी लंबाई है 21.8। अब देखो ये जो ब्रिज होते हैं ना ऐसे, इनकी लंबाई पूछ ली जाती है, जैसे कि अटल टनल हो गया, कोई भी टनल हो गया, ब्रिज हो गया, जो इंडिया ने अभी हाल ही में बनाया है ना, तो ये क्वेश्चन तो पूछ ले जाते हैं।
चलो सेकंड है गांधी सेतु ब्रिज, ये सबको पता होगा, ये बिहार में है। बिहार में गांधी नदी गंगा नदी के ऊपर है और हाजीपुर में है ये, ठीक है। और ये जो पंबन ब्रिज है, पंबन ब्रिज, ये देखो, ये यहाँ पर इंडिया के मेनलैंड में, इंडिया के मेनलैंड से और कहाँ तक है, रामेश्वरम। इंडिया के मेनलैंड में है, एक है मंडपम, ये जगह मेनलैंड में है, यहाँ पर मतलब लैंड है। और यहाँ से जाएंगे इधर तो ये रामेश्वरम पंबन आइलैंड के ऊपर जगह है रामेश्वरम, इन दोनों को कनेक्ट करेगा, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन हो गया। अच्छा, अब ये जो हमने पढ़ा था ना अभी, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, ये 2018 में बनना शुरू हुआ था, लेकिन क्योंकि कोरोना आ गया था इसीलिए ये आगे बढ़ता चला गया, ठीक है। तो ये अभी हुआ है ये। अब चलो, अब हमारे चैनल में अगर आपको करंट अफेयर करने हैं ना, उनके एमसीक्यूज़ वगैरह करने हैं, तो पॉलिटी की भी हमारी ऐसी वीडियो, ये तो करंट अफेयर की एमसीक्यूज़, ऐसी पॉलिटी की भी एमसीक्यूज़ हैं। ऐसे ही हमारी मंथली मैगजीन्स हैं हर महीने की, ठीक है, आप वो भी कर सकते हैं। और पिछले महीने की हमारी पूरी ईयरली मैगजीन है 2023 की, उसमें सारे इम्पॉर्टेंट जितने भी करंट अफेयर्स हैं हमने वो कवर करे हैं। इसी तरह से 2023 के जो स्पोर्ट्स के न्यूज़ हैं वो भी हमने कवर कर रखे हैं, ठीक है। और एक वीडियोस हमारी आती हैं मेंस आंसर राइटिंग की, मेंस आंसर राइटिंग में जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हम उनको कवर करवाते हैं। और अगर आपको ट्रिक से पढ़ना है तो उनकी भी हमारी वीडियोस हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अरल सी। अरल सागर किन देशों के बीच स्थित है, कौन कौन सी कंट्रीज़ के बीच स्थित है ये, तो इसका सही आंसर है कजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कजाकिस्तान ऊपर की तरफ आता है, नॉर्थ में आता है कजाकिस्तान, और ये बीच में आता है अरल सी, और नीचे की तरफ आता है उज़्बेकिस्तान, सेंट्रल एशिया में है ये, ठीक है। अब ये जो अरल सी है ये 1960 में वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट लेक थी, ठीक है। 4th लार्जेस्ट क्या थी, लेक थी। लेकिन धीरे धीरे ये सूखती चली गई और फिर क्या हुआ, सिकुड़ती चली गई, सूखती चली गई। क्यों सूखती चली गई, क्योंकि इसमें से क्या हुआ कि कॉटन कल्टीवेशन के लिए यहाँ पे 2 रिवर्स थी, उनको डाइवर्ट कर दिया गया। उन रिवर्स के नाम क्या थे, एक का नाम था आमू दरिया, ठीक है, आमू दरिया, और दूसरी का था सिर दरिया। इन 2 रिवर्स को डाइवर्ट करके क्या हुआ कि कॉटन कल्टीवेशन की तरफ इनका पानी डाइवर्ट कर दिया गया। तो ये जो अरल सी है ये सूख गया। क्यों, यहाँ से इरिगेशन कैनाल्स निकाल दी गई, तो यहाँ पे तो पानी अब आएगा नहीं आएगा तो क्या होगा, सूख जाएंगे। और ये इतना सूख गया कि यहाँ पर आसपास के जो रीजन है, ये वाला आसपास का रीजन है, यहाँ पर डस्ट के स्टॉर्म्स आने लगे, मतलब तूफान आने लगे, धूल भरे तूफान। तो अभी क्या करा है उज़्बेकिस्तान की सरकार ने, एक इनिशिएटिव उठाया है कि इन धूल भरे तूफानों को कम करने के लिए अरल सी के अंदर क्या करेंगे, प्लांटेशन करेंगे, मतलब पेड़ पौधे उगा देंगे, जिससे कि धूल भरे स्टॉर्म आना कम हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग इज द चेयरपर्सन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। कौन होता है चेयरपर्सन, फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, गवर्नर ऑफ आरबीआई या प्राइम मिनिस्टर, तो इसका आंसर है गवर्नर ऑफ आरबीआई। अब देखो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी 2016 में बनी थी, ठीक है, 2016 में बनी थी। और ये जब बनी थी ना तो आरबीआई का एक्ट था 1934 का, उसमें अमेंडमेंट करा था, फिर ये 2016 में बनाई गई थी, ठीक है। अब इसके मेंबर्स की बात कर लेते हैं। मेंबर्स हैं इसके 6 मेंबर्स होते हैं, ठीक। अब इसमें से जो 3 मेंबर हैं, 3 मेंबर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं, और जो बाकी 3 होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, एक तो है हमारे आरबीआई के गवर्नर हैं, एक तो गवर्नर ही हैं, और दूसरे हैं डिप्टी गवर्नर, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर, और थर्ड कौन है, थर्ड है ऑफिसर ऑफ द बैंक नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल बोर्ड। सेंट्रल बोर्ड नॉमिनेट करेगा बैंक के ऑफिसर को, ठीक है, तो थर्ड मेंबर हो गए ये वाले। तो टोटल मेंबर कितने हो गए, 6 हो गए। और आरबीआई के जो गवर्नर हैं, क्योंकि उनकी ये पोजीशन है इसीलिए वो यहाँ पर इसके मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के चेयरपर्सन नियुक्त होते हैं, ठीक है।
अच्छा, अब यहाँ पर इसका एम क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का एम क्या होता है, वो होता है कि इन्फ्लेशन को थाम कर रखना, रेस्ट्रेन करके रखना, रोक कर रखना। कितना रोक कर रखना, अभी टारगेट कितना है, अभी टारगेट है 4% से ±2%, मतलब कि 4% में 2 ज़्यादा या 2 कम, मतलब 2% से 6% तक ही इन्फ्लेशन होना चाहिए, इससे कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इस चीज़ से क्या होगा, इस चीज़ से प्राइस की स्टेबिलिटी होगी। ये हर 5 साल में इसको मॉनिटर करा जाता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डोरमेंट वॉल्केनो। डोरमेंट वॉल्केनो मतलब है निष्क्रिय ज्वालामुखी। देखो नाम से पता चल रहा है निष्क्रिय। ठीक है, बैरन आइलैंड, माउंट मेरापी, माउंट किलिमंजारो या नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो कहाँ पर है, ये है तंजानिया, और तंजानिया कहाँ पर है, ये है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। ठीक, अब बैरन आइलैंड तो हमारी इंडिया में ही है ना, अंडमान निकोबार में है। ये कहाँ पर है, अंडमान निकोबार में। और माउंट मेरापी इंडोनेशिया का सबसे ज़्यादा एक्टिव वॉल्केनो है। कौन सा है, एक्टिव वॉल्केनो। अब देख लेते हैं कि वॉल्केनो कितने टाइप के होते हैं। मेनली अगर देखा जाए, एक मिनट, मेनली अगर देखा जाए तो ये 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक है एक्टिव, और एक है डोरमेंट, और एक है एक्सटिंक्ट। ठीक, अब देखो एक्टिव वॉल्केनो कौन सा होता है, एक्टिव वो होता है जो कि अभी फ़िलहाल कुछ टाइम पहले ही जो फूटा हो, तो मतलब एक्टिव है कि अभी थोड़े दिनों पहले, कई वर्षों पहले फूट गया, फिर दोबारा से ये खबर मिली कि दोबारा फूट गया, तो ऐसे जो होते हैं वो एक्टिव होते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हमारे देश में ये वो है कौन सा, बैरन आइलैंड, जो हमने अभी पढ़ा है अंडमान निकोबार में। डोरमेंट वो होते हैं जो कि अभी इरप्ट नहीं हुए हैं, बहुत लंबे टाइम से ये इरप्ट नहीं हुए हैं, लेकिन ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि वो फ्यूचर में फूट जाए। अभी वो डोरमेंट है, अभी नहीं फूटा, लेकिन भविष्य में फूट जाएगा, तो ये हो गया डोरमेंट। ठीक है, और एक्सटिंक्ट वो होता है जिसकी ये आशा ही नहीं करी जाती कि वो भविष्य में कभी फूटेगा। ऐसे एक्सपेक्टेशंस है कि वो नहीं फूटेगा, इट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड, ये एक्सपेक्ट नहीं करा जाता कि वो भविष्य में फूटेगा, इरप्ट होगा। ठीक है, वो इरप्ट नहीं होगा। तो चलिए, ये थे हमारे 8 क्वेश्चन। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं, और अगर इन क्वेश्चन में से आपको कोई भी डाउट है तो हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।